हेलो डियर, कंसेप्ट लेक्चर 1 की वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री का पहला कंसेप्ट करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको ट्रिग्नोमेट्री से इंट्रोड्यूस करवा दूं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री है क्या। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है। ये जो साइंस है ये ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है और ये कई इंपॉर्टेंट काम करने में हमारी मदद करता है रियल वर्ल्ड में। जैसे कि नेविगेशन के अंदर मदद करता है, ठीक है। जैसे जो समुद्र के ऊपर जहाज चलाने वाले जाते हैं उनकी बड़ी हेल्प करता है। पहले भी वो इस चीज़ की हेल्प लेते रहे हैं, आजकल भी हेल्प लेते हैं, लेकिन आजकल मशीनों के थ्रू लेते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स में हेल्प करता है, सेलेस्टियल मैकेनिक्स में हेल्प करता है। सेलेस्टियल मैकेनिक्स का मतलब है कि जैसे भाई सूरज के ऊपर हम गए तो है नहीं, ये थोड़ी है कि हम भाई सूरज के ऊपर गए हैं और एक फीता लेकर गए हैं, या फिर रॉकेट से हमने सूरज तक जाकर सूरज और धरती के बीच का डिस्टेंस मापा है। हमने धरती पर खड़े खड़े ही धरती और सूरज के बीच का डिस्टेंस माप लिया है, वो भी एग्जैक्टली वो भी ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, ठीक है। तो इसके ये रियल लाइफ एप्लीकेशंस है, लेकिन अपने एग्जाम के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं पूछने वाला है। ये जस्ट मैं वैसे ही इंट्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। अपने वर्ल्ड में तो इसका यही यूज हो रहा है कि भाई किन किन बच्चों को जॉब दे, ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन रह गया है, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, तो भाई देखो, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता चल गया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। अब इसके बारे में सीखते हैं जो ज़रूरी बातें जो हमें आनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, और वो सारे फंक्शंस, मैं किन की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इन सब की, ठीक है। और इनके रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये जो कुछ फंक्शंस होते हैं ये सारे रियल वैल्यू फंक्शन होते हैं। इनका जो भी आउटपुट आएगा वो रियल वैल्यू आएगा, क्लियर है। कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा, ये बेसिक सी बात मैं आपको बता दूं, कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा, हमेशा इनका जो आउटपुट आएगा वो रियल नंबर आएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे, हमेशा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री का। तो यहां पर आपने एक बात ध्यान रखनी है, देखिएगा कि ये जो एंगल है ना थीटा, जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर बात की जा रही है, वो एंगल हमेशा ये बेस वाला एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो अब इसकी तीनों साइड्स बना लेते हैं। परपेंडिकुलर जो कि ये होएगा यानी कि लंब, और आधार यानी कि ये होएगा जी बेस, और हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण जो 90 के सामने होएगा, क्लियर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब क्या होता है पता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जस्ट ये सिंपल सी बात बताते हैं कि भाई अगर इस एंगल की वैल्यू पता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर हमें पता है कि बेस के ऊपर जो एंगल है, तो हम किन्हीं भी दो साइड्स का रेशियो बता सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये कहते हैं, अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन दोनों साइड्स की लेंथ का रेशियो बताओगे, इन दोनों साइड्स की लेंथ का रेशियो बताओगे, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों साइड्स की लेंथ का जो रेशियो है वो ये जो थीटा एंगल है उसका साइन फंक्शन जो वैल्यू देगा उसके बराबर है। अब ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा जिस भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, इसको इंट्रोडक्शन की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, बिल्कुल आम भाषा में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ये क्या देते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा जो हैं, ये इन एंगल्स को यूज करके ये जो ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं उनकी लेंथ का रेशियो देते हैं। जैसे कोस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सारी चीजें हैं ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। ये भाई P/H ये आगे कंसेप्ट लेक्चर के अंदर करवाने वाला हूँ, बस अभी इतना इंट्रोड्यूस करना था। तो है क्या, सबसे पहले जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि ये जो एंगल थीटा है ये कभी ना कभी 30 होगा, कभी ना कभी 45 होगा, कभी ना कभी 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो जब भी ये थीटा 0 हो, 45 हो, 30 हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं इस थीटा की, 60 हो, ठीक है, 90 हो, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। हमेशा नहीं कि भाई अगर ये 22.5 हो तो नहीं, तो नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं इस एंगल की। जब वो वैल्यूज ये एंगल अटेन करे तो हमें इन साइड्स के रेशियोज पता होने चाहिए, या फिर अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा इनकी क्या क्या वैल्यू है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला कंसेप्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं, अब तक सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था। तो चलिए भाई, तो सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि वैल्यूज ऑफ फंक्शंस एट इंपॉर्टेंट एंगल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं उन पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो वो मैं अभी आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी आपको रटी होनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। तो देखो भाई, साइन 0 क्या होएगा, साइन 0 होएगा 0,
साइन 30 होएगा 1/2, साइन 45 होएगा 1/√2, साइन 60 होएगा √3/2 और साइन 90 होएगा 1। क्लियर है? तो इन चीज़ों को आप एग्जैक्टली कैसे याद रख सकते हैं, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आप ये कर सकते हो कि भाई आप नीचे लिख दो 2 2 2 2 2, हर एक के नीचे 2 लिख दो। उसके बाद ऊपर आप लिख दो 0 से लेकर, 0 से स्टार्ट हो जाओ और सबके अंडर रूट लिख दो, √0, √1, √2, √3, √4, 0 से स्टार्ट होकर 4 तक हर एक चीज़ के अंडर रूट। तो √0 क्या होगा, √0 हो जाएगा 0, तो 0/2 0, 0/anything इज इक्वल टू 0। लेकिन एनीथिंग बाई 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी नहीं होता, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है उसकी डेफिनेशन नहीं है, वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्या पता वो क्या है, हमें ये नहीं पता वो क्या है, अनडिफाइंड उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो √1 क्या होता है, √1 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1/2। √2/2, तो √2 से 2 कटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, √2, तो यहाँ पर हो गया जी 1/√2। ये हो गया √3/2 और √4 क्या हो जाएगा 2, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो ये वही वैल्यूज आ गई जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी। तो एक तो ये तरीका है इनको डिराइव करने का, लेकिन ये बिल्कुल बच्चों वाला तरीका है ना, बस एटलीस्ट आपको याद तो रह गए। अदरवाइज हमने ये नहीं रिस्क लेना कि आपने ये यूज़ करना है, जो मैंने अभी बताया वैसे तो उसका कोई यूज़ है नहीं, बस एक बार मैंने आपको बता दिया कि वो बात पता होनी चाहिए। हाँ, दूसरी बात, मैंने इनको कैसे स्कूल में याद किया था वो आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होगी इनको याद करने में, टेबल को एसेस करना पड़ेगा, तो वो तरीका डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकता है। और एकदम से आप सो रहे हो, किसी ने आपको जगा के पूछा 1060, तो वो तरीका आपकी तब भी हेल्प कर देगा। तो अब ध्यान से सुनो। देखो, स्कूल में मैंने कैसे याद किया, बचपने में मैंने ऐसे देखा कि भाई जो साइन है, एक बात है कि अगर आप साइन की याद कर लोगे तो कोस और टेन, मतलब कोस टेन बाकी जितने भी फंक्शन है उन सब की याद हो जाएगी। तो जो साइन है उसकी जो वैल्यूज़ है इन इंपॉर्टेंट एंगल्स पर, वो स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल है और उसके बाद कॉम्प्लेक्स होती जाती है। मतलब ये कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं है, मैं वैसे ही रटने के लिए एक बात बता रहा हूँ। ठीक है भाई, तो स्टार्टिंग में सिंपल है, बाद में कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो देखो, साइन 0 पर 0 है, साइन 90 पर 1 है, ये याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। 0 पर 0, 90 पर पूरा फुल फ्लैज 1। उसके बाद देखो 1/2 और नीचे 2√2 है, नीचे 2√2 है, तो साइन 30 देखो कितना सिंपल है, 1/2, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया 1/√2, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया √3/2, न्यूमरेटर में रूट ले आए। ठीक है, तो ये रटने वाला तरीका है, अदरवाइज आप कैसे भी रटो, इससे क्या है, एटलीस्ट मेरे दिमाग में बैठ गई है और उसी चीज़ को ध्यान करके मैं मिली सेकेंड्स के अंदर ये बता देता हूँ। अब जो कोस की वैल्यूज़ हैं, कोस की वैल्यूज़ हैं भाई इससे उल्टा, अगर साइन कॉम्प्लेक्स होता जाता है तो कोस सिंपल होता जाएगा, या फिर साइन की जो भी वैल्यू है उसको आप उल्टा कर लोगे। कैसे? ऐसे इनको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो साइन 90 की जो वैल्यू हो वो पहले लिखेंगे, फिर साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे, फिर 1/√2 ये सेम आ जाएगा, फिर अगला 1/2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। इन सब को मैंने ये जो हैं इनको यहाँ पर ऐसे लिख दिया। क्लियर है? कोस की वैल्यूज इनकी उल्टी है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है जी टेन थीटा। तो टेन थीटा के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। कोस की फुल फॉर्म है कोसाइन, टेन की है टेंजेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन बाई 0 यानी कि 0/1 इज इक्वल टू 0, 0/एनीथिंग इज 0, 1/2/√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। देन 1/√2 अपॉन 1/√2, दोनों चीज़ें बराबर हैं तो ये आ गया 1। देन √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 से 2 गया तो ये आ गया जी √3, और 1/0 मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी चीज़ के नीचे 0 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड, कुछ भी बोल दो, मतलब कि उसकी डेफिनेशन नहीं है, इसके बारे में हमें पता नहीं ये क्या है। ये नहीं है कि ये कोई भूचाल है, नहीं, बस हमें पता नहीं ये क्या है, ऐसे मान सकते हो कि भाई एक बैग है, बैग के अंदर क्या पता 2 पड़ा है 3 पड़ा है, बस बैग बंद है, हमें पता नहीं इसके अंदर क्या है, बस ये मामला है। ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा होगा बहुत छोटा होगा, वी डू नॉट नो। तो ये सारी बातें क्लियर हैं, एक तो आपको ये याद होनी चाहिए। देन इनके अलावा कुछ और भी फंक्शंस हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं।
तो ये जो 3 फंक्शन हैं, बाकी के 3 फंक्शन इनके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे एक तो है साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, क्लियर है, यानी कि साइन थीटा का उल्टा। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगी जी 2, क्लियर है। साइन थीटा अगर 1/3 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/1। तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है, यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट भी 1 होएगा, ये क्लियर है। ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, अगर ये x है तो ये 1/x है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी 1 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई मैं आपको सारे पेयर्स बता देता हूं। तो भाई साइन और कोसेक ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। देन कोसाइन यानी कि कोस थीटा, और साथ में है सीकेंट थीटा, सेक थीटा जिसको बोल देते हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। कोस थीटा की जो भी वैल्यू है, सीकेंट थीटा की वैल्यू 1/cos है। देन नेक्स्ट हमारे पास है भाई टेंजेंट थीटा इज रेसिप्रोकल टू कोटेंजेंट थीटा, जिसको बोलते हैं कोट थीटा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बाई हर्ट होनी चाहिए। देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होगा, वैसे हर एक चैप्टर के अंदर, कि एक तो होता है कंसेप्ट और दूसरा होता है जी कैलकुलेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक तो है जी अपनी कुछ मेमोराइज करने वाली बातें, कुछ ऐसी बातें जो हमें याद रखनी पड़ेंगी, बस उनको 5-6 बार लिखोगे, जब मैं आपको बताऊंगा तो वो आपको याद हो जाएंगी। और उसके बाद है क्वेश्चन को सोल्व करने की टेंशन। तो हमारे सामने 2 टेंशन है, एक तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनको याद करने की टेंशन है, और एक मान लो वो याद हो जाए, तो ये थोड़ी है कि याद होगी तो क्वेश्चन सोल्व हो ही जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक्ट भी करना पड़ेगा। तो दूसरी टेंशन है क्वेश्चन सोल्व करने की। तो मैं आपको बोलूँगा कि एटलीस्ट ये वाली टेंशन मत पालना, ये वाली टेंशन आपके हाथ में है। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये आपने याद करनी है, वो आपने रोज़ लिखनी है, और एटलीस्ट एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले रोज़ वो आपने लिखनी है। जितने भी दिन एग्ज़ाम के आपके बचे, आपने रोज़ वो सारी चीज़ें लिखनी है, एटलीस्ट वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं, और वो टेंशन आपको ना हो, बस सोल्व करने की टेंशन हो, क्लियर है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया ये सारे फंक्शंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इन्हें आप लिख लीजिए। अभी भाई वीडियो में पीछे दिख रहे हैं, थोड़ी सी बैक करके पॉज करके इन्हें लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ये जो भी मैं कंसेप्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन अभी बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, हर एक चीज़ लिख लेना एक पेज पर। तो साइन के अलावा हो जाएगा भाई कोसेक थीटा, देन यहाँ पर एक हो जाएगा सीकेंट थीटा, और एक हो जाएगा जी कोट थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होएगा, कोसेक थीटा होएगा साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन 0 है तो वो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर बस मैं इसका उल्टा लिखने जा रहा हूँ साइन का। तो ये हो जाएगा भाई 2, ये हो जाएगा जी √2, ये हो जाएगा जी 2/√3, और ये हो जाएगा 1 का रेसिप्रोकल 1। सीकेंट थीटा हो जाएगा 1, बस इसका उल्टा लिख रहा हूँ मैं, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, कोस का। तो ये हो जाएगा जी 2/√3, और ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड, क्लियर है। देन कोट थीटा, कोट थीटा होता है भाई टेन थीटा का रेसिप्रोकल। तो 1/0, 0 का रेसिप्रोकल, ये हो गया जी नॉट डिफाइंड। देन 1/√3, ये हो गया जी √3, देन 1, देन 1/√3, एंड देन आपको लगेगा कि भाई ये जो 1090 है ये तो नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड का उल्टा कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ये वाली टेंशन आपने नहीं लेनी। मेरे को ये बताओ, ये 1090 नॉट डिफाइंड आया कैसे था, इसको हमने नॉट डिफाइंड क्यों बोला, बिकॉज ये 1/0 था, क्लियर है, बिकॉज ये 1/0 था। तो यहाँ पर ये जो कोट थीटा है, ये जो कोट 90 है, ये 10 का रेसिप्रोकल है, तो ये 1 नॉट डिफाइंड नहीं है, ये 1/0 था, ये 0/1 है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, यानी कि ये है भाई 0, क्लियर है। तो ये जो 10 थीटा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक और चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखोगे कि मैंने आपको बताया था कि 10 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि कोट थीटा जो है वो 10 थीटा का रेसिप्रोकल है, तो कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज़ लिख लो, इनको बार बार आपने पढ़ना है, क्लियर है मेरे भाई। तो अब आपने क्या करना है, देखो आपके सामने इस टेबल के अंदर जो भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आपने अपनी नोटबुक के ऊपर उनकी वैल्यूज़ लिखनी है। एक बार तो फॉरवर्ड मतलब कि यहाँ से ऐसे आप लिखना स्टार्ट करोगे इस टेबल के अंदर, ऊपर से आप ऊपर से लेकर ऐसे इस कोने तक जाओगे सारी वैल्यूज़ को लिखते हुए,
और उसके बाद आपने इनको बैकवर्ड लिखना है, यानी कि इस कोने से लेकर इस कोने तक आओगे। ऐसा क्यों लिखोगे? बिकॉज वो वैल्यूज ठीक हैं कि नहीं वो भी आपने चेक करना है, ठीक है। और ये लिखने से पहले एक बार इन सारियों को रट लो, एक बार अलग से नोटबुक पर लिख के, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करके एक बार फॉरवर्ड एक बार बैकवर्ड चेक करने के लिए कि भाई ये ठीक है कि नहीं। और कोई भी डाउट हो तो जहाँ पर मैंने बताई है उस स्क्रीन पर आप देख सकते हो। और मैं यहाँ पर उम्मीद करूँगा कि आपने ये काम कर लिया है जो मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज आगे जो क्वेश्चंस मैं सोल्व करूँगा मैं ये अज्यूम करके सोल्व करूँगा कि आपको ये सारी वैल्यूज़ याद हैं, ठीक है। इसलिए मैं लगातार बताऊँगा, याद नहीं दिलाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई, उससे पहले ये काम कर लेना। तो भाई आपके एग्जाम में कई ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जितनी मैंने अब तक आपको इन्फॉर्मेशन दी थी उसके बेस पर उन क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सकता है। तो उस तरह के कई क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो देखो, और ये सारे आपके एग्जाम में रिसेंट पैटर्न पर बेस्ड, और जो पहले क्वेश्चन आते थे अच्छे अच्छे कंसेप्ट के, वो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। तो सारे रियल क्वेश्चंस हैं। तो देखो, द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री अप टू cos 179 डिग्री। तो भाई इनके बीच में क्या आएगा? इनके बीच में आएगा cos 90 डिग्री। 1 से लेकर 79 तक गए हैं, और मैंने cos 90 को ही क्यों पकड़ा है भाई? बीच में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बिकॉज ये जो cos 90 है मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये क्या होता है, ये होता है जी जीरो। बताया था ना, साइन जो है वो 0 पर 0 होता है, और cos जो है वो 90 पर 0 होता है, ठीक है। साइन 90 पर 1 होता है। तो ये छोटी मोटी बातें आप ध्यान रखना कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर 0 होता है। जैसे कि साइन 0 पर 0 होएगा, मैं आपको बता देता हूँ, और टेन जो है वो 0 पर 0 होएगा, और कोस जो है वो 90 पर 0 होएगा, और कोट जो है वो 90 पर 0 होएगा। साइन कोस उल्टे होते हैं, टेन और कोट उल्टे, मतलब कि साइन की जो वैल्यूज हैं ऐसे होती हैं, कोस की ऐसे उल्टी लिखी जाती हैं। और टेन का उल्टा कोट है, तो टेन 0 पर 0 है, कोट 90 पर 0 है। क्लियर है? तो यहां पर अगर कोस 90 0 हो गया तो इतनी सारी चीजें हैं प्रोडक्ट में, इतनी सारी चीजें हैं अलग अलग, कोस 1 कोस 2, अगर वहां पर एक चीज 0 होगी तो पूरी जो प्रोडक्ट की जो सीरीज है सारी 0 हो जाएंगी। एक 0 हो गई तो सारी 0। तो यहां पर आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये बताओ अभी, कोस 1 कोस 2 कोस 3 अप टू कोस 100, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपके दिमाग में आ गया ना कि बीच में क्या आएगा? बीच में कोस 90 आएगा, और वो 0 होता है, तो पूरी सीरीज को 0 कर देगा। 0 इंटू एनीथिंग, कुछ भी हो, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 0। ये बताओ भाई, इफ x इंटू साइन 60 इंटू टेन 30 इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपली हमने करना क्या है? बस वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो भाई, x इंटू साइन 60 दैट इज √3/2 इंटू टेन 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू सीकेंट 60 इज इक्वल टू कोस 60 का उल्टा दैट इज 2 इंटू कोस 45 इज 1। तो देखो √3 से √3 गया तो x की वैल्यू आ गई 4, तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। और ये जितनी भी वैल्यूज मैं यहाँ पर रख रहा था सारी याद कर करके, मतलब कि रिकॉल करके रख रहा था कि भाई 10 30 1/√3, ऐसे डायरेक्टली मेरे को याद है, लेकिन थोड़ी थोड़ी रिकॉल भी होती है, याद भी होती है, मिक्स पैटर्न चलता है, और प्रैक्टिस के साथ आपको सीधी सीधी क्लिक करने लग जाती है जे टक। क्लियर है? तो आपने ये याद करनी है जरूरी, ताकि एटलीस्ट यहां पर टाइम बच जाए आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ भाई जरा, अब मैं सीधी सीधी वैल्यूज रख रहा हूं यहां पर। तो x इंटू साइन 60 यानी कि √3/2 इंटू टेन 30 1/√3 माइनस टेन 45 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोस x 60 यानी कि 2/√3 इंटू कोट 30 यानी कि √3 माइनस सीकेंट 45 यानी कि √2। देन x की वैल्यू आपने बतानी है। तो देखो भाई, √3 से √3 गया, और ये √2 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। वही मैं देख रहा था कि भाई √2 गायब नहीं हुआ, क्या बनेगा इसका? अब देखो, √3 से √3 गया तो ये क्या हो गया? ये हो गया जी x/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। तो ये 1 उस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो +1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी जी 2, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है? तो ये वैल्यूज आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और साथ साथ में सोच रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, नहीं तो और फास्ट ये पुट की जा सकती है जब मैं इक्वेशन करता हूँ तो, ठीक है। तो एटलीस्ट ये टेंशन हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि हमें वैल्यूज याद हैं कि नहीं। क्लियर है? सीधी क्लिक करेंगी, और आपने इनको बस लिखना ही तो है रोज। देन एक बार ये बताओ भाई, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे
कि आपको एक कुछ नई वैल्यूज़ मिली है, π/6, अगर ये आप पहली बार देख रहे हैं तो पहले नहीं देखा है तो π/3, π/4, π/6, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे आप डिस्टेंस को 2 यूनिट में मापते हो ना, मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में कराया, एक तो किलोमीटर के अंदर और एक मीटर के अंदर, और मैंने आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन भी बताई थी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ऐसे ही एंगल को मापने के कई तरीके हैं, 2 तरीके नहीं है। जैसे भाई डिस्टेंस को भी हम इंच में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, कई चीज़ों में माप सकते हैं। ऐसे ही एंगल्स को मापने के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो जो ये 2 प्रचलित हैं जो अपने एग्जाम में, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हम एंगल को मापते हैं डिग्रीज में, ऐसे बोलते हैं ना 60 डिग्री, 30 डिग्री, और एक दूसरा मापते हैं जी रेडियन में, ठीक है, रेडियन में। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जैसे अगर मैं आपको ये रिलेशन बता दूँ उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं वही रिलेशन यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई पाई रेडियन जैसे 1 किलोमीटर होता है। अब ये पाई क्या है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, वो तो ठीक है। अगर मैं आपको ये बताता 1 रेडियन इज इक्वल टू 100 तो बात बनती। तो भाई पाई जो है, बिकॉज ये सर्कल से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पर पाई का मतलब है 22/7, सर्कल से रिलेटेड है इसलिए पाई आ गया है। ये क्लियर है, ये जो मेजरमेंट है। बिकॉज एंगल क्या होता है, एंगल होता है कि सर्कल का कितना पोर्शन, एक सर्कल का पोर्शन ही होता है एंगल, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये रेडियन के अंदर पाई आया है। तो पाई का मतलब है 22/7 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। इसका अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं, अदरवाइज उसकी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए बताऊं। देखो, एक सर्कल ले लो, यहाँ पर एक ऐसा सर्कल ले लो जिसका रेडियस जो है वो 1 है। अगर इस सर्कल का रेडियस 1 है तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होएगा, अरे भाई कैसा डायग्राम बना रहा है, ये देखो। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होएगा, इसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो r की जगह पर मैंने 1 ले लिया, तो इसका सरकमफ्रेंस हो गया 2π, यानी कि ये जो पूरी लेंथ है ये 2π हो जाएगी। या फिर अगर मैं दूसरे वर्डों में बोल लूँ, रेडियन के अंदर कैसे मापते हैं कि ये जो पूरा एंगल है वो 2π हो गया। ये पूरा एंगल अगर यूनिट सर्कल लिया तो 2π, और ये पूरा एंगल डिग्रीज में कितना होता है, एक सर्कल के अंदर पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो ये जो चीज़ है ये डिग्री में है, ये रेडियन में है। तो अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दे तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है। और इस पाई का मतलब है कि भाई 22/7 रेडियन। तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, देखो, ठीक है, आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते रहेंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो पाई है, इसकी जगह पर आप 180 एज्यूम करो, क्योंकि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 6 3 18 यानी कि 30 डिग्री की बात हो रही है, यानी कि π/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। π/4 180/4, 180 का आधा कितना होता है 90, 90 का आधा 45 डिग्री, ठीक है। π/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आपको ये याद हो जाएंगे। अदरवाइज जितने भी इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, वैसे तो यही हैं 30, 45, 60 एंड 90, इनके बारे में आप लिख लो अभी कि ये सारे एंगल्स क्या कहे जाते हैं। 4-5 बार लिखो अगर आपको पहले याद नहीं है तो, अदरवाइज तो हमने 11th-12th में भी किए हैं ये, ठीक है। और 0 तो 0 ही रहेगा। तो इनके बारे में आप लिखो, आपको ये याद हो जाएंगे। तो चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं फिर इनको, 1/√2 इंटू साइन 30, साइन 30 इज 1/2 इंटू कोस 45 1/√2 माइनस कोट π/3, कोट 60 इज इक्वल टू 1/√3, सीकेंड 30 इज इक्वल टू 2/√3 प्लस tan π/4 हो जाएगा भाई, tan 45 यानी कि 1, साइन 90 होता है जी 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/12। तो अब देखो √2 इंटू √2 ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक कंप्लीट 2, √2 इंटू √2 इज 2। यहाँ पर √3 इंटू √3 ये बन जाएगा एक कंप्लीट 3, तो ये हो गया 2/3, यहाँ पर हो गया 1/4। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। नीचे है 12, 2 दूनी 4, 4 3 12 माइनस 3 चौके 12, 4 दूनी 8, सिंपली मैंने एलसीएम लिया है, और ये 5, तो 5 और 3 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 0/12, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। सिंपली वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो भाई एक बार ये और करो, सिंपली इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको देखकर कभी कभी आपको ये लगता है कि यार ये मुझे आता तो है ही, वैल्यूज ही पुट करनी है तो क्यों करूं, अरे छोड़ो यार कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है।
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप वैल्यूज पुट करने में अपने आप को अनईजी पा रहे हो, अपने आप को थोड़ी सी आपको तकलीफ हो रही है वैल्यूज पुट करने में। ठीक है, इसका मतलब आपको उतने अच्छे से वैल्यूज याद नहीं है, या फिर आपको ये जो छोटी मोटी कैलकुलेशन है इसमें करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो अगर आपको ये तकलीफ होती है और आपने अभी इस तकलीफ को दूर नहीं किया तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए एक परेशानी बन जाएगा। ये बिल्कुल छोटी सी बात है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, और स्टूडेंट इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होता है। तो ये जो छोटी मोटी कैलकुलेशंस है और ये जो छोटी मोटी की वाई वैल्यू ही याद करनी है, इन चीज़ों से भागना मत, नहीं तो मुश्किल में रहोगे, बाद में ये बोलोगे कि ट्रिग्नोमेट्री टफ है। ये हालांकि ऐसा लगता नहीं कि वैल्यूज याद ना होने से क्या होता है, लेकिन ये भी एक कारण बनता है डीप इनसाइड। तो चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को देखकर दूसरे को भी तो इतनी ही लंबी वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका, दूसरे को भी इतनी पुट करनी पड़ेंगी। तो एटलीस्ट आप इन चीज़ों में कंफर्टेबल होने चाहिए। क्वेश्चन का आधा पार्ट गया, बस दूसरा हमने ये सोचना होता है कि क्वेश्चन सोल्व कैसा होगा। इस तरह के क्वेश्चन में वो भी नहीं सोचना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ऊपर मैंने क्या किया, ऊपर मैंने x को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, यानी कि 1 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब तक यूज़ नहीं करूँगा इन क्वेश्चंस में, जब तक मैं आगे आपको बता नहीं देता। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर 30 यानी कि 1/3 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/4 प्लस 4 इंटू कोस स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर 60। मैं आपको वैल्यू बोलूँगा, चलो एटलीस्ट आपको वैल्यू तो रियल वो रिवाइज हो जाएगी। तो सीकेंड स्क्वायर 60, तो ये कोस का उल्टा है कोस 60 1/2, तो भाई 2 का उल्टा स्क्वायर यानी कि 4। तो यहाँ पर क्या हो गया 4 माइनस 4 0, तो ये तो गया। तो x के ऊपर यहाँ पर क्या आ गया 1 माइनस 1/3, तो ये आ गया जी 2/3। नीचे आ गया 1 + 1/3, ये आ गया 4/3, 4/3, तो 3 से 3 गया, ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया 4, यानी कि 2 दूनी 4, तो x/2। तो x/2 इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 2/4, या फिर 2 दूनी 4, x इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो अनईजी मत फील करना, इन क्वेश्चंस को छोड़कर मत भागना। दिल करेगा मुझे पता है, लेकिन इनको करना। ठीक है, साथ में वैल्यू पुट करने वालों को। तो अब ये देखो भाई, अब तक तो हम कर रहे थे कि भाई डायरेक्टली वैल्यू पुट करने के लिए एग्जामिनर आपको बोल रहा है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये कंसेप्ट भी आपका काम में आता है कि भाई डायरेक्टली पुट करने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन यही नॉलेज आपकी काम आ रही है। जैसे कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ कोस a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। आपने क्या बताना है, आपने बताना है देन द वैल्यू ऑफ b इज। तो मेरे को एक बात बताओ, साइन की कौन सी वैल्यू पर जो साइन फंक्शन है वो हाफ वैल्यू देता है, आपको ये पता होना चाहिए। जब साइन थीटा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है तो वो हाफ देता है। ठीक है, साइन 30 हाफ होता है, इसका मतलब ये जो a माइनस बी है ये 30 डिग्री के बराबर है, साइन 30 हमें हाफ देता है। और कोस हाफ कब देता है, कोस हाफ देता है 60 डिग्री पर, यानी कि a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, और अब तक एटलीस्ट आप अरिथमेटिक के अंदर ये तो सीख गए होंगे कि अगर दो चीज़ों का सम और दो चीज़ों का डिफरेंस दे रखा है तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पहले वाली चीज़ का सम का डबल आएगा। तो पहले वाली चीज़ क्या होगी, दोनों का सम का हाफ यानी कि 45, ये देख के ही पता लग जाना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी ने आपसे b पूछा हो तो उस केस में क्या करोगे, देखो एक तो a की वैल्यू निकाल कर भी यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई 45 a की वैल्यू है तो b की वैल्यू 15 होगी। ठीक है, अदरवाइज इन दोनों का जो डिफरेंस का हाफ है, देखो इन दोनों के सम का हाफ क्या आया, दोनों का सम है 90, 90 का हाफ आया a पहले वाला टर्म, और इन दोनों का जो डिफरेंस होएगा यानी कि 30, 30 का हाफ आएगा दूसरे वाला टर्म यानी कि b, जिसको पहले वाले में से घटाया गया है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने हमसे पूछा है कि भाई b की वैल्यू क्या है। तो देखो ऑप्शंस के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, और 15 डिग्री इज इक्वल टू इंटू 15। ये सिंपल सी चीज़ बताई थी कि 180 डिग्री जो है वो रेडियन के अंदर अगर आप कन्वर्ट करोगे, ये डिग्री में है ये रेडियन में, तो वो पाई के बराबर होएगा। तो 1 डिग्री किसके बराबर होएगा, पाई बाई 15, सॉरी पाई बाई 180। ठीक है, तो 15 डिग्री किसके बराबर होएगा, इंटू 15। ठीक है, तो 15 से ये 12 पर जाएगा, पाई बाई 12 इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। तो ये बताओ भाई जरा,
तो tan के आगे क्या वैल्यू रखूं कि वो हमें √3 दे, तो tan √3 देता है 60 पर, यानी कि a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। tan के आगे क्या रखूं कि वो 1/√3 दे, तो भाई tan 30 1/√3 होता है, यानी कि a माइनस बी जो है वो 30 है। और अकॉर्डिंग टू पिछला क्वेश्चन जब इन दोनों को जोड़कर हाफ करेंगे, यानी कि 60 और 30 90/2, तो हमें मिलेगा a। और जब इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हाफ करेंगे, यानी कि 60 और 30 का डिफरेंस 30, तो हमें मिलेगा b। तो a और b की वैल्यू हमारी नज़रों के सामने घूम रही है जब उसने a प्लस बी और a माइनस बी बताया तभी। अब आगे देखते हैं उसने पूछा क्या है। आगे एग्जामिनर ने पूछा है देन एंगल ए इज, तो एंगल ए क्या है, एंगल ए है 45 डिग्री, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये देखो भाई, इफ tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। देखो tan थीटा और कोट थीटा इन दोनों का सम जो है वो 2 है। क्या आपको थीटा की कोई ऐसी वैल्यू याद है जिसके लिए ये 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए? अगर ऐसी कोई वैल्यू याद है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि 1 + 1 2 हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो एंगल की कोई ऐसी वैल्यू जिस पर ये भी एक हो ये भी एक हो, तो अगर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, थीटा 45 पर tan थीटा भी 1 होता है और कोट थीटा भी 1 होता है, तो यानी कि यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा है 45, तो आंसर इज ऑप्शन ए। तो एक तो ये वे था, हमें सीधा सीधा ही पता है कि भाई ये भी 1 हो जाए ये भी 1 हो जाए। अदरवाइज दूसरा वे क्या है कि आप ऑप्शंस यूज कर सकते हो। मान लो यहाँ पर तो ये इक्वेशन है, अगर यहाँ पर तो बिल्कुल सीधी सादी सिचुएशन है कि भाई tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2। अगर ये सीधी सादी सिचुएशन ना हो, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो, और आपसे पूछा हो कि भाई थीटा की वैल्यू क्या है, और वहाँ पर आपको कुछ सूझ नहीं रहा हो, तो आप ऑप्शंस यूज कर सकते हो। थीटा को 45 रख के देखो कि 2 आ रहा है कि नहीं, अगर 2 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगला रख देंगे। सिंपली अगर थीटा की वैल्यू पूछिए तो ऐसे हम ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताओ भाई जरा, द वैल्यू ऑफ 152 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू 2 को स्क्वायर 45 डिग्री, तो 30 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, मतलब एटलीस्ट इन एंगल्स की वैल्यूज हमें याद हैं। हालांकि स्टार्टिंग में देखकर आपको पता नहीं भाई अब कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन इन एंगल की वैल्यूज याद हैं, तो चलो एक बार लिख कर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं लिख रहा हूँ 152 अंदर ब्रैकेट, तो साइन 30 इज 1/2 प्लस 2 इंटू कोस स्क्वायर 45, तो कोस 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3 इंटू साइन 30, थोड़ी देर पहले किया था 1/2 प्लस 4 इंटू कोस स्क्वायर 45, थोड़ी देर पहले किया था 1/2 एंड सो ऑन। तो देखो अभी आपके सामने कोई पैटर्न आ रहा है, यहाँ पर क्या है 1/2, यहाँ पर क्या है 2/2, यहाँ पर क्या है 3/2, यहाँ पर क्या है 4/2। अच्छा 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 ऐसे गड्डी चल रही है, तो ये गड्डी कहाँ तक जाएगी वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हो जाएगा 17 इंटू 1/2 यानी कि 17/2, और इसके आगे है 18 इंटू कोस स्क्वायर 45 यानी कि 18 इंटू 1/2 18/2। तो देखो ये जो 2 है डिनोमिनेटर में सबके 2 है, या तो इसको कॉमन ले लो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर नीचे डिनोमिनेटर में मान लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, बिकॉज ये ऐसे है 1/2 2/2 3/2 4/2, तो अंदर क्या बच जाएगा, जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएंगे नेचुरल नंबर्स। कहाँ से कहाँ तक लेकर, 1 से लेकर 18 तक, तो 1 से लेकर 18 तक नेचुरल नंबर्स। मैंने सिंप्लीफिकेशन में बताया था कि n इंटू n प्लस 1/2 बताया था, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 152/2 इंटू 18 इंटू 18 और 1 19/2। ठीक है, तो भाई 2 से एक बार इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो भाई ये 2 और 2 4 आ गया, तो 4 × 12 4 × 8 32। ठीक है भाई, अब देखते हैं उसने पूछा क्या है। तो उसने एग्जैक्टली आंसर नहीं पूछा एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि ये जो रिजल्ट आएगा इट इज एन इंटीजर बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि ये एक इंटीजर है। इंटीजर तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि फ्रैक्शन में नहीं आया है, इंटीजर तो साफ साफ दिख रहा है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं वो एक बार देखना पड़ेगा, तो भाई उसके लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो 19 को तो हम तोड़ नहीं सकते, 18 को तोड़ लेते हैं। 18 क्या है 9 दूनी, और ये 38 क्या होएगा 38 होएगा 19 दूनी। तो देखो
परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हर एक चीज़ का जोड़ा होना जरूरी है। तो यहाँ पर 19 हमारे पास 2 है, 9 जो है वह खुद में एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, और 2 का जोड़ा भी हमें मिल गया, 2 भी हमारे पास मिल गए। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर हर एक चीज़ पेयर्स में अवेलेबल है। तो पहले वाला तो नहीं होएगा कि एन इंटीजर बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर तो ये है ए रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। भाई इंटीजर तो है। ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, एक इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है। डेफिनेटली यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये बताओ जरा एक बार। तो भाई इफ 2 sin square थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहां पर जब आप इसको देखते हो तो अगर मैं sin थीटा को x से रिप्लेस कर दूं तो यहां पर ये क्या बन जाएगी? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है sin थीटा के अंदर। लेकिन हमें वैसे सोल्व नहीं करना है, ड्रॉ मत। ये जस्ट मैं बता रहा हूं कि हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हो। अदरवाइज देखो, एग्जामिनर ने हमारे सामने एक सिचुएशन दी है कि भाई थीटा की जो वैल्यू है उस थीटा की वैल्यू के लिए 2 sin स्क्वायर 2 थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर है। तो थीटा की वैल्यू बताओ, और उसने थीटा की वैल्यू पूछी है तो मैं ये पुट करके देख लूंगा कि कौन सी थीटा की वैल्यू के लिए ट्रू है। एक ही ऑप्शन ठीक होएगा ना। तो यहां पर सबसे पहले मैं कौन सी वैल्यू रखूंगा पता है? सबसे पहले मैं वैल्यू रखूंगा 90। जब भी आपको वैल्यू चेक करनी होती है तो सबसे पहले 0, 90 ये वैल्यूज रखा करो, क्योंकि इन पे जो वैल्यूज हैं, जैसे साइन थीटा जो है वो 0 पर क्या हो जाएगा? 0, 90 पर क्या हो जाएगा? 1। तो ये चेक करने में आसानी होएगी। जो कोस थीटा है वो 90 पे क्या हो जाएगा? 0, 0 पर क्या हो जाएगा? 1। तो चेक करने में आसानी होगी ना। तो सबसे पहले मैं इस ऑप्शन को रखूंगा। ऑप्शन रखने में भी मैं इसको इसलिए नहीं रख रहा कि ये ऑप्शन सबसे पहले है। अगर ये ऑप्शन सबसे लास्ट में होता तो भी मैं सबसे पहले 90 को चेक करता है। ऐसे सरसरी निगाह मैंने मारी कि भाई कहीं पर ऐसी कोई वैल्यू मिल जाए जो आसान हो। तो सबसे पहले मैं इसको रख रहा हूँ। तो ये मुझे पता है sin 90 इज 1, तो यहाँ पर ये 1 हो गया। तो 2 इंटू 1 2, यहाँ पर भी 1 हो गया। तो -3 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0। तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। तो भाई अब 30 को और चेक कर लो जरा। अब आप 30 को और चेक कर लो कि 30 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ये ना हो कि 30 सेटिस्फाई ना कर रहा हो और ये दोनों एंगल सेटिस्फाई कर रहे हो, 45 और 60। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ एक सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको दोनों चेक करने हैं। तो मैं 30 को और रख लेता हूँ अब। तो भाई साइन 30 इज 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 इंटू 1/4 माइनस 3/2 प्लस 1। तो ये क्या हो गया? ये हो गया भाई 2 2 जा 4, 1/2 माइनस 3/2। तो 1/2 प्लस 1 ये क्या होता है? ये हो जाएगा प्लस का 3/2 और यहाँ पर माइनस का 3/2। तो ये भी कैंसिल आउट हो गए, 0 आ गए। यानी कि ये वाला एंगल भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो भाई अब आपने क्या करना है? फिर से आपके सामने वही टेबल आ गई है, आपको आपके दिमाग को ख़राब करने, थोड़ी सी लेजीनेस को भगाने एक्चुअल में। तो आपने क्या करना है? फिर से अभी मकरा मत मार जाना भाई। इस मकरे के चलते ही ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बिल्कुल आसान बना दूंगा और इंटरेस्टिंग बना दूंगा। सारी बातें मानते चलना मेरे लिए, ठीक है। तो आपने फिर से इस टेबल को ऐसे एक बार फॉरवर्ड लिखना है, उस पेज पर नहीं लिखना जिस पर पहले लिखी थी, उसको फेंक दो डस्टबिन में। और फिर एक बार बैकवर्ड लिखना है, अपने आंसर्स को चेक करते हुए कि ठीक है कि नहीं, बाद में मिला लेना। ठीक है भाई। तो अब मैं आपको मिलता हूं इससे अगले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर। और अगले कंसेप्ट लेक्चर पर जाने से पहले एक और काम करना कि एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चंस हैं, ये जो मैंने आपको कराई हैं वैल्यूज, इनके ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो आपने करने हैं। वहाँ पर बिल्कुल भी आपने लेजीनेस नहीं दिखानी है। वैल्यू पुट करने के क्वेश्चंस है जो एक्चुअल में आपके एग्जाम में आए हैं। तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस के अंदर आप कंफर्टेबल रहो। जनरली स्टूडेंट नहीं होते, मुझे पता है। तो अगर आप कंफर्टेबल रहोगे तो एक स्टेप आगे होगे। तो उसके बाद जो सोल्व करने वाले क्वेश्चन है उनमें हम सीधा सोल्व करने में दिमाग लगाएंगे। तो चलो भाई, अगले वीडियो में मिलता हूँ।